प्रदीप सर, मैं आपसे शुरू करूं। जिस तरीके से ये पूरा बयान आ रहा है सर, चाहे वो प्रधानमंत्री के बयान की बात करें बिरसा मुंडा को लेकर के, क्योंकि फिर वही घिसा पिटा राग, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। झारखंड का विकास कहाँ चला गया सर? झारखंड का विकास भी कहीं होगा। और दूसरा, अजीत पवार साहब के ऊपर भी एक छोटी टिप्पणी। देखिए राम प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह जो चुनाव है वहां पर मुद्दे तो गौन हो चुके हैं। कोई एम्प्लॉयमेंट की, कोई बेरोजगारी की, कोई महंगाई की, कोई किसानों की, इस तरह की कोई बात ही नहीं कर रहा। बीजेपी ने मुझे लगता है सारे घोड़े अपने खोल दिए वहां पर। जब वो चाहे वो कटेंगे बटेंगे हो या फिर ये इस तरह का जो गांधी परिवार कांग्रेस को लेकर जो हमला है, जितने घोड़े थे सब खोल दिए गए हैं इस वक्त। और मुझे लग रहा है इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये जो है वहां से इनपुट मिल रहा है कि चीजें जो है वो फेवर में नहीं जा रही, और अजीत पवार को भी वही सिग्नल मिल रहे हैं। अजीत पवार को, क्योंकि इस वक्त अगर किसी का पॉलिटिकल करियर दाव पर है सबसे ज्यादा, वो अजीत पवार का है। अजीत पवार के लिए ये करो या मरो वाली बात है, और इसलिए वो अपनी तरफ से जितना जो दावे कर सकते हैं कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान देखिए कि अजीत पवार का खुद का चुनाव बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। शरद पवार की पत्नी कैंपेन कर रही है वहां पर, सुप्रिया सुले की बेटी कैंपेन कर रही है वहां पर उनके खिलाफ, शरद पवार खुद कैंपेन कर रहे हैं वहां पर। तो अजीत पवार जो 7 बार से वहां पर विधायक जीत के आ रहे हैं, इस बार उनके लिए कहा जा रहा है कि सबसे मुश्किल चुनाव अजीत पवार का इस बार है। अजीत पवार के लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, अजीत पवार को अपने उम्मीदवारों के वहां भी जाना है जहां बाकी जगह भी कैंपेन करना है। तो एक वो जो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक सिग्नल भी दे रहे हैं चाचा को कि भाई रास्ता एक खुला रखना उधर। लेकिन चाचा इस बार जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं। चाचा जैसे कह रहे हैं अपने भाषणों में कि गद्दारों की एक ही सजा है कि उन्हें हराओ। तो इस बार शरद पवार भी जानते हैं कि ये चुनाव बहुत अहम है कि उनके बाद पार्टी कैसे सुप्रिया सुले को वो ऐसी स्थिति में खड़ा करना चाहते हैं जहां ट्रांजिशन बहुत आसानी से हो जाए, कोई दूसरा अजित पवार पार्टी में खड़ा ना हो, ताकि सुप्रिया सुले के खिलाफ किसी तरह की आवाज ना उठे। इसके लिए वो एक टीम शरद पवार के बाद अब टीम सुप्रिया सुले तैयार कर रहे हैं, जिसमें वो रोहित पवार, ये योगेंद्र पवार, इस तरह के अपने लोगों को, परिवार के लोगों को सुप्रिया के साथ खड़ा कर रहे हैं। ट्रांजिशन इजीली चाहते हैं। मुझे लगता है एक ऑप्शन शायद शरद पवार ने यह भी रखा हुआ है कि अगर इन केस इन चुनाव में पार्टी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाती है, तो एक ऑप्शन ये भी खुला रखा हुआ है कि कांग्रेस में विलय का भी ऑप्शन अभी भी उनके हिसाब से खुला है। और सुप्रिया सुले की वैसे भी गांधी परिवार के साथ नजदीकी हमेशा रही, संबंध अच्छे रहे हैं। वो अजित पवार को और भुजबल को, खास करके 2 लोगों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं इस वक्त कि वो चाह रहे हैं कि ये कोई अड़चन पैदा ना करे। इनका एक राजनीतिक रूप से फिलहाल इनको खत्म करना जरूरी है इन चुनाव में, तो फिलहाल, ताकि कोई इनका बेस ना बचे। तो इसलिए अजित पवार के लिए अब सारे जो दावे हैं या जो भी वो दावे कर रहे हैं वो बहुत मजबूरी में कर रहे हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री की जो आपने बात की, देखिए प्रधानमंत्री का अब मुझे नहीं मालूम, जो वो फोटोज जो वीडियोस आ रहे हैं कि उनकी रैलीज में लोग नहीं आ रहे, सब कुछ नहीं आ रहे, उस पर कितना विश्वास किया जाए। क्योंकि ऐसी तस्वीरें आई तो हरियाणा से भी थी, हरियाणा से भी ऐसी आ रही थी, लेकिन हरियाणा में नतीजे क्या हुए ये भी हमने सबने देखा। लेकिन अगर मेरे सच्चाई है तो वो प्रधानमंत्री को समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री का अब वो नहीं है, प्रधानमंत्री डाउनफॉल पे है, प्रधानमंत्री का जलवा वो नहीं है। आज भी मेरी कल परसों 2-3 दिन बात हुई बीजेपी के जो दूसरे राज्यों से गए हैं वहां महाराष्ट्र में, सबका ये कहना है कि डिमांड में योगी आदित्यनाथ ज्यादा है। हर उम्मीदवार चाहता है योगी आदित्यनाथ उनके यहाँ पर आए। प्रधानमंत्री और अमित शाह के लिए कोई बहुत ज्यादा जोश नहीं है। आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो वो, मतलब कुछ ने तो मुझे ये कहा कि वो हिसाब किताब है जो कांग्रेस में मनमोहन सिंह का हुआ करता था कि आ गए प्रधानमंत्री हैं तो ठीक है, नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनिया गांधी उनको चाहिए होती थी उस वक्त ज्यादा। वो चीज आज की डेट में प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी में हो रही कि योगी आदित्यनाथ आए तो बहुत बढ़िया, मोदी जी अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी आ रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर सर्वाइवल की लड़ाई बहुत जरूरी है। क्योंकि उनकी टीम ने एक नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया कि अगर ट्रंप 78 साल में जीत सकते हैं तो मोदी 78 साल में दोबारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते। तो उसको जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अब जो जैसा हो कैंपेन, जितना जो बोल सकते हैं बोल दीजिए। क्योंकि मुद्दों पे तो मेरे 11वां साल है प्रधानमंत्री का,
और उससे पहले मुख्यमंत्री मैंने कभी मोदी जी को मुद्दों पे बात करते हुए देखा ही नहीं, मुद्दों पे चुनाव लड़ते हुए कभी देखा ही नहीं आज तक। कोई मुद्दों के अलावा बाकी सब बात कर लेते हैं वो। तो ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह हरियाणा का फॉर्मूला नहीं चल पा रहा, वो फेल हो रहा है। इसलिए ये ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको फडणवीस में भी दिख रही है, आपको योगी नहीं, लेकिन आदित्यनाथ। प्रदीप सर, प्रधानमंत्री ने तो खुद कहा है कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी वैसे ही जीतेगी जैसे हरियाणा में जीती है। तो ये अब बोलने में तो कुछ नहीं जाता ना, बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता ना, बोलने में कुछ नहीं होता। और वो बाद में फिर वो कोई ना कोई कह ही देगा था कि वो तो एक जुमला था, कहने की बात थी, चुनाव में इसलिए कह दिया गया। कोई तो ये नहीं कहता, वो जाहिर सी बात है। वो तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि हम जीतेंगे, सब कहते हैं अपने आप में सब जीतेंगे। लेकिन बात यह है कि हरियाणा का वहां रेप्लिका नहीं होगा, ये बात तय है। आज ही अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास कोई आया था फोन, वो हरियाणा से था। उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के वोटर थे, लेकिन मेरी मदर ने इस बार बीजेपी को वोट दिया हरियाणा में सिर्फ इस चीज के लिए कि भाई ये जाटों से पीछा छुड़ाना है। तो ये एक सेंटीमेंट वहां पर आ गया था। वो कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी जो महाराष्ट्र में नहीं कर रही। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बड़े सिस्टमेटिकली प्रचार को दिया, अलग अलग जो प्रभारी बनाए हैं, अलग अलग इलाका दिया है। देखने में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का प्रचार उतना जोरदार नहीं हो रहा, लेकिन अंदर खाते में वहां सिस्टमेटिक तरीके से कांग्रेस कर रही है। जो सारे अपने बड़े सीनियर नेता वहां पर अलग अलग प्रभारी बना के भेजे हैं, अलग अलग पॉकेट्स में काम कर रहे हैं, उसका इफेक्ट दिखेगा आपको। ये तो खुद बीजेपी मान रही है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आज की डेट में अगर कोई सिंगल पार्टी पे उभरेगी तो वो कांग्रेस उभरेगी। लेकिन सारा गेम इस पे डिपेंड कर रहा है कि एमबीए की गाड़ी टिकती है शरद पवार पे, महायुति की गाड़ी रुकती है अजित पवार पे। इन दोनों में से जो बेहतर परफॉर्म करेगा सरकार बनने के, उसके ज्यादा चांस है। ये आज की डेट में। जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते। अवध कॉन्क्लेव जिसका बहुत दिनों से इंतजार था आ गया। 16-17 नवंबर मोती महल लॉन, राणा प्रताप मार्ग, स्टेडियम के पीछे, लामटनर गर्ल्स के सामने। बहुत से एड्रेस हैं। मोती महल अगर आप लखनऊ के हैं तो आप वहां पे शादी ब्याह में जरूर रहे होंगे। बड़ा आयोजन कर रहे हैं, बड़ा प्रयास है, और इस प्रयास में आपका आना बहुत ही जरूरी है। आपकी भागीदारी वहां हमें ना केवल उत्साह देगी, बल्कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी एक अच्छा लगेगा कि लखनऊ के लोगों में कुछ है। विषय अलग अलग हैं, सुधांशु भी उस विषय के बारे में बताएंगे। डे 1 का मैं बता दे रहा हूँ, डे 2 का सुधांशु बता देंगे, या लिटरेचर है। फिर एक बड़ा विषय यह है जिसपे हम सब लोगों को विचार करना चाहिए और आगे कैसे चले। हमारी जो हेल्थ की में सबसे बड़ा आज की तारीख में दवा है। इसके लिए दिनेश ठाकुर यूएस में रहते हैं, बड़ा काम किए हैं, नाम बड़ा है। डॉक्टर पुनीत मोहन है। पुनीत मोहन का डिस्क्लेमर यह है कि हम लोगों के क्लास फेलो हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर है। वो भी यूएस पे रहता है लेकिन अपनी जड़ों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर में आपको अतुल तिवारी सर मिलेंगे। आप बहुत से लोग अतुल तिवारी को याद होंगे, 3 इडियट्स वाले अतुल तिवारी जी, वो सबसे एक उनका तुरंत रिकॉल वैल्यू होती है। अस्करी नकवी साहब हैं, बहुत से लोग हैं। और सेकेंड डे की बहुत सी हाइलाइट्स हैं, लेकिन आपसे आग्रह ये होगा कि आप पहले दिन 1 बजे शुरू करेंगे। अंतिम जो हमारा वो होगा, सुधांशु उसके बारे में बताएंगे, कथक है। सेकेंड डे 11 बजे शुरू करेंगे। और लास्ट में हमारा एक अवार्ड फंक्शन है। वो अवार्ड फंक्शन में आप जरूर रहिएगा, क्योंकि देश के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़ के हमारे और आपके लिए उन्होंने बहुत सी चीजें त्याग की। अमेरिका की अगर कोई आईआईटी कानपुर से एक महिला पास करती हैं, अमेरिका के बॉस्टन में नौकरी करती हैं और फिर हिंदुस्तान वापस आती हैं और एक लंबी लड़ाई लड़ती हैं, तो इस तरह की सुधा भारद्वाज, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं और बहुत से नाम होंगे। सुधांशु। आनंद ने आपको प्रोग्राम के बारे में तो काफी कुछ बता दिया, तो बात मुख्तसर रखते हुए मैं फिराक साहब को याद करता हूँ कि ये कह के डाली बिनाए दिल दस्ते गैब ने गुलशने जहां में, कि चमन के हर खारो खस के नीचे दबा हुआ एक शरार होगा। तो आपके अंदर जो चिंगारी पिन्हा है उसको और भड़काने के लिए ये एक फेस्टिवल ऑफ फ्री थॉट्स है। ग्लोरी टू होप। हाइलाइट्स आनंद ने आपको बताई। ये बता दूं कि प्रकाश झा जी, नोटेड फिल्म मेकर, वो भी आ रहे हैं और 17 को वो अवार्ड भी देंगे
और उनसे 1-to-1 सेशन भी है। इसके अलावा 16 की शाम को प्रोग्राम के बाद कोई 6:15 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पंडित अनुज मिश्रा और उनके ट्रूप का बहुत जबरदस्त एक कथक का भी प्रोग्राम है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा सेशंस जो है प्रोग्राम आपके मन मुताबिक होगा और आपको आनंद आएगा। तो आप जरूर आए। 1 बजे मोती महल लॉन्च 16 तारीख आपसे मिलेंगे। सुधांशु एक हाईलाइट बता दें, क्योंकि वो हाईलाइट वैसे नहीं बताते हैं। इस प्रोग्राम में कोई चीफ गेस्ट नहीं है। इस प्रोग्राम में की नोट एड्रेस है 2 ऐसे ज्ञानी लोग, अशोक वाजपेयी साहब और प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, ज्ञान का सागर बैठे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मुश्किल लोग हैं, बहुत ज्ञान है। वो की नोट एड्रेस दोनों दिन का 1 से 2 पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन 11 से 12 फिर रामदेव शुक्ल साहब का है। तो आइए, और इस तरह की धरोहर जैसे लोग हैं। और एक सेलिब्रेशन और है जो हमारा है, हम लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया है, तो शायद उसका भी एक सेलिब्रेशन है जो अंडरटोन है, कहा नहीं जा रहा है, लेकिन आइएगा जरूर, आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। See you at 1 p.m. on 16th in Moti Mahal Lawns.